नमस्कार। कंपनी के पास खुद का जो भी है वो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी की बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, कैश एट्सेट्रा। दो टाइप्स के एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कंपनी के पास रहेंगे और जिन्हें कंपनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती। वही करंट एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स, जो आसानी से और एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स में पहला टाइटल है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स एट्सेट्रा। मान लेते कि एबीसी नाम की कोई प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी है जिसने प्रिंटिंग के लिए 1,00,000 रुपए की मशीन खरीदी है जो 10 साल चलने वाली है। तो ये 1,00,000 रुपए की मशीन कंपनी का टेंजिबल एसेट कहलाएगी। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हर साल उस मशीन की वैल्यू 1,00,000 रुपए ही रहेगी? अगर आप घर में टीवी या वॉशिंग मशीन खरीद लेते हो तो क्या उसे यूज करने के 1-2 साल बाद भी उसकी वैल्यू आपने जिस प्राइस पर उसे खरीदा था उतनी ही रहती है? नहीं। अगर आप यूज करने के 1-2 साल बाद उस टीवी या वॉशिंग मशीन को बेचते हो तो आपको जिस प्राइस पर आपने उस टीवी या वॉशिंग मशीन को खरीदा था उससे कम प्राइस मिलेगी, क्योंकि टीवी, वॉशिंग मशीन इन प्रोडक्ट्स का एक यूजफुल लाइफ पीरियड होता है, जैसे कि 8 साल, 10 साल, और उसके बाद वो खराब हो जाते हैं या काम से चले जाते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है, जिसे अकाउंटिंग की भाषा में डिप्रिसिएशन कहते हैं। कई बार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से मशीन्स की वैल्यू बहुत जल्दी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है उन इंडस्ट्रीज की कंपनी को कंपटीशन में बने रहने के लिए लगातार एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होती है। तो अगर ऐसी किसी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की कंपनी ने 2-3 साल पहले कोई मशीन खरीदी थी और अब उस मशीन के एडवांस मॉडल्स लॉन्च हुए हैं जो उस पुरानी मशीन से 5 गुना तेजी से और कम कॉस्ट में प्रोडक्ट्स बनाती है, तो कंपनी कंपटीशन में आगे रहने के लिए नई टेक्नोलॉजी की मशीन यूज करती है जो कम टाइम में और कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए, जिससे कंपनी की पुरानी मशीन बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है। पर लैंड यानी जमीन इसे एक्सेप्शन यानी अपवाद है, क्योंकि लैंड की कोई एक्सपायरी नहीं होती है और ना ही इसका कोई डिप्रिसिएशन होता है। अगर कंपनी के पास कोई लैंड प्रॉपर्टी है तो वो हर साल कंपनी की बैलेंस शीट पर दिखेगी। अगर कंपनी ने 15-20 साल पहले 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी तो उस जमीन की वैल्यू आज आपको बहुत बढ़ी हुई मिलेगी, पर बैलेंस शीट पर उस लैंड की वैल्यू कंपनी ने जिस प्राइस पर उसे खरीदा था हर साल उतनी ही दिखाई जाती है। इसलिए बैलेंस शीट पर कंपनी की जो लैंड प्रॉपर्टीज दिखाई जाती है उनकी वैल्यू यूजुअली एक्चुअल में बैलेंस शीट में दिखाई वैल्यू से ज्यादा होती है। जैसे कि हमने देखा था कि एबीसी कंपनी ने 1,00,000 रुपए की प्रिंटिंग मशीन खरीदी थी और अब उसकी वैल्यू हर साल कम होती चली जाएगी। तो अब सवाल ये है कि हर साल उस मशीन की वैल्यू कितनी कम होगी? तो ये एग्जैक्टली पता करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कुछ अजम्पशंस करके और डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन मेथड का इस्तेमाल करके उसे निकाला जाता है। डिप्रिसिएशन निकालने की अलग अलग मेथड्स यानी तरीके होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड और एक्सेलरेटेड मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट की वैल्यू हर साल सेम अमाउंट से डिप्रिशिएट की जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। यहाँ पर कंपनी ने 1,00,000 रुपए में प्रिंटिंग मशीन खरीदी है, इसलिए उसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपए। ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब कितने सालों के लिए वो मशीन कंपनी के लिए यूजफुल रहेगी। यहाँ पर कंपनी को लगता है कि ये मशीन कंपनी के लिए 10 सालों के लिए यूजफुल रहेगी, इसलिए इस मशीन की यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। और साल्वेज वैल्यू मतलब उस मशीन की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद उस एसेट की बची हुई वैल्यू। अगर कंपनी को लगता है कि ये 1,00,000 रुपए की मशीन 10 सालों तक चलेगी और 10 साल बाद कुछ भी काम की नहीं रहेगी और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस मशीन की साल्वेज वैल्यू है 0। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से उस मशीन का डिप्रिसिएशन होगा डिप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट दैट इज 1,00,000 रुपीज माइनस साल्वेज वैल्यू जो इस केस में 0 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स दैट इज 10 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो हर साल बैलेंस शीट पर उस मशीन की वैल्यू 10,000 रुपए से कम होती जाएगी। इस तरह 10 साल बाद उस मशीन की वैल्यू 1,00,000 रुपए से कम होकर 0 रुपए बच जाएगी, जो कि उसकी साल्वेज वैल्यू है। अगला टाइटल है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, गुडविल एट्सेट्रा। गुडविल मतलब अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी को उसके नेटवर्थ से ज़्यादा प्राइस पर खरीदती है तो उस कंपनी को खरीदने के लिए कंपनी ने उसके नेटवर्थ से जितनी ज़्यादा प्राइस दी है उसे गुडविल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसने XYZ नाम की कंपनी जिसकी नेटवर्थ 80 करोड़ रुपए है उसे 100 करोड़ में खरीद लिया है। नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो आपको बैलेंस शीट पर लायबिलिटी साइड में देखने मिलती है। तो यहाँ पर एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी को उसके नेटवर्थ से 20 करोड़ रुपए ज्यादा देकर खरीद लिया है,
तो ये 20 करोड़ रुपए एबीसी कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल कहलाएंगे, जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है। जिस तरह टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू के कम होने को डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू के कम होने को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अमोर्टाइजेशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। अगला टाइटल है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो एसेट्स जो अभी तक पूरे नहीं बने हैं पर उन पर ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी अपनी ऑफिस बिल्डिंग बना रही है पर वो ऑफिस बिल्डिंग अभी तक पूरी नहीं बनी है, अभी कंस्ट्रक्शन में ही है, तो ऐसे इनकम्प्लीट एसेट्स को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। जब वो ऑफिस बिल्डिंग पूरी बन जाएगी तब वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टेंजिबल एसेट हो जाएगा। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्हें फिक्स्ड एसेट कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी के लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं और इन्हें कंपनी आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती। नॉन करंट एसेट्स में अगला टाइटल है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स की है उन्हें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा, इनमें की हुई इन्वेस्टमेंट्स। अगला टाइटल है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़, वेंडर्स, सप्लायर्स या किसी ग्रुप कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ लोन या एडवांस। अगला टाइटल है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स मतलब वो सारे एसेट्स जो ऊपर दिए हुए टाइटल्स में कवर नहीं हुए हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट पर मिल रहा इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर एडवांसेस एट्सेट्रा। अब करंट एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स जिन्हें कंपनी आसानी से यानी 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकती है। कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशंस के खर्चे यानी कंपनी को जो भी शॉर्ट टर्म के लिए पेमेंट करने होते हैं वो करंट एसेट्स से ही किए जाते हैं। करंट एसेट्स में पहला टाइटल है करंट इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए की हुई सारी इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, जैसे कि कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में की हुई इन्वेस्टमेंट। अगला टाइटल है इन्वेंट्री। 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार बनाने वाली कंपनी है तो उसे कार बनाने के लिए जो सामान लगता है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। कुछ कार्स बन रही है यानी बनने की प्रोसेस में है और अभी तक पूरी नहीं बनी है तो उन्हें वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, और जो कार्स बनकर रेडी हो गई है उन्हें फिनिश गुड्स कहते हैं। अगला टाइटल है ट्रेड रिसीवेबल्स। यूजुअली कंपनीज वेंडर्स या कस्टमर्स को क्रेडिट पर सामान बेचती है, यानी उन्हें सामान डिलीवर करने के बाद उस सामान के पैसे देने के लिए उन्हें कुछ दिनों का वक्त देती है। तो कंपनी को उस बेचे हुए सामान के जो पैसे मिलने वाले हैं उसे ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। लेकिन कई बार उनमें से कुछ वेंडर्स या कस्टमर्स पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं, यानी क्रेडिट पर लिए हुए उस माल का पेमेंट नहीं करते हैं, उसे बैड डेट कहते हैं। कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंस, इकोनॉमी का दौर, कंपनी की कलेक्शन पॉलिसी और कस्टमर्स की क्वालिटी, इन सबको ध्यान में रखते हुए बैड डेट कितना हो सकता है इसका अंदाजा लगाती है, और फिर उस एस्टिमेटेड बैड डेट को कंपनी ने जो माल क्रेडिट पर बेचा है उससे सब्सट्रैक्ट करने के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसने 100 करोड़ का माल क्रेडिट पर बेचा है, और कंपनी को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और करंट इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर लगता है कि क्रेडिट पर बेचे हुए माल में से 10% माल के पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे, यानी 10 करोड़ रुपए बैड डेट रहेगा। तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स रहेगा कंपनी ने क्रेडिट पर किया हुआ सेल यानी 100 करोड़ रुपए माइनस बैड डेट यानी 10 करोड़ रुपए इज इक्वल टू 90 करोड़। तो एबीसी कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स रहेगा 90 करोड़ रुपए। ट्रेड रिसीवेबल्स को अकाउंट रिसीवेबल्स भी कहते हैं। अगला टाइटल है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कंपनी के पास जो कैश है वो और एसेट्स जिन्हें कंपनी तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कि 3 महीने से पहले मैच्योर होने वाले कमर्शियल पेपर्स और ट्रेजरी बिल्स। अगला टाइटल है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज, वेंडर्स या ग्रुप कंपनीज को शॉर्ट टर्म के लिए दिया हुआ लोन या एडवांसेस। अगला टाइटल है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स मतलब वो सारे एसेट्स जो ऊपर दिए हुए टाइटल्स में कवर नहीं हुए हैं। करंट एसेट्स की एक वर्किंग साइकिल होती है। पहले कैश से रॉ मटेरियल इन्वेंट्री खरीदी जाती है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जब प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज की जाती है तब वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बन जाती है, और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री बन जाती है। जब फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री बेची जाती है तब वो ट्रेड रिसीवेबल्स बन जाती है, और जब वेंडर या कस्टमर्स उसका पेमेंट करते हैं तब वो ट्रेड रिसीवेबल्स कैश बन जाते हैं। तो इस तरह ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट में जो टर्म्स होती है उनका मतलब समझा है। जल्दी हम इन टर्म्स का एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर finnovations.com को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।